साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो इसी क्रम में आपकी आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि किसी भी परीक्षा के सिलेक्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी विषय के अंतर्गत, उसकी तैयारी हेतु हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत रीतिकाल तक हम पहुंच गए थे और हमने पढ़ा था कि रीतिकाल के अंतर्गत कल रीतिकाल का काव्य और उर्दू शायरी दोनों के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि रीतिकाल काव्य में लीला का उल्लास है और उसी युग की उर्दू शायरी में विरह का अवसाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कल हमने सब कुछ कल जितना भी पढ़ा उसके सार रूप इस एक लाइन में समाया हुआ है। अब इसके आगे क्या लिखते हैं उसको आज की कक्षा में देखेंगे। फिर हम केशव और रीतिकालीन कवियों की यानी प्रत्येक कवि के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के विचारों को जानने के बाद इस पुस्तक को जो जिस उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल की तैयारी के उद्देश्य से, तो अपने आधुनिक काल को प्रारंभ करेंगे। जो विद्यार्थी प्रथम बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट से आपको क्रमबद्ध रूप से पीछे के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इस संदर्भ में भारतीय शास्त्रीय मौखिक संगीत मानवीय सृजनात्मक क्षमता की श्रेष्ठतम उपलब्धि कही जा सकती है। जैसे कि पश्चिम में यह दर्जा यूनानी ट्रेजेडी को दिया जाता है। हवा और पानी की तरह इसमें शुद्धता और प्रवाह अपने आप है, जब तक कि उसे विकृत करने का यत्न न किया जाए। तो आप सभी जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत की हमारे यहाँ जो मौखिक परंपरा रही है उसकी तुलना विश्व की किसी भी अन्य परंपरा की तुलना में वह सर्वाधिक श्रेष्ठ संगीत है। इसीलिए अब देखिए उसको भी लोग विकृत करते हैं ना। जैसे आज आप देखते हो तो वो रैप सॉन्ग बनाना और उसको तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से उसको ऑटो ट्यून वगैरह जितने भी सिस्टम आ गए उसके माध्यम से उसे भी विकृत किया जा रहा है। लेकिन इस बात को बहुत पहले ही रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि इसमें शुद्धता और प्रवाह अपने आप है, जब तक कि उसे विकृत करने का यत्न न किया जाए। इसीलिए हवा और पानी की ही तरह किन्हीं नई प्रविधियों के द्वारा उसे और उन्नत नहीं बनाया जा सकता। प्रकृति और कला की सन्निकटता बिना एक दूसरे को विकृत किए हुए यहाँ आदर्श रूप में देखी जा सकती है। माना ही यह जाता है कि संगीत के मूल स्वर विविध पशु पक्षियों की ध्वनि के आधार पर विकसित हैं, तब इसकी बनावट से बहुत छेड़छाड़ इसे वैसे ही प्रदूषित कर देगी जैसे आधुनिक कल कारखानों के धुएं और शोर ने पर्यावरण को कर दिया है। हिंदुस्तानी इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान में जरूर रखिएगा कि ये किसने कहा है, पूछे जाने योग्य है। हालांकि वर्तमान में टेक्स्ट बुक से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनसे ज्ञान वृद्धि का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन ठीक है आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत रीतिकालीन काव्य और रागमाला अंकन कला के ये तीन माध्यम साथ साथ एक युग में अपना उत्कर्ष पाते, तो यह आकस्मिक नहीं है। जैसे पहले संकेत किया गया, इन विधाओं का अपना गहरा रचनात्मक रिश्ता है। किस किस का? एक तो हिंदुस्तानी संगीत, ये सब उसी समय यानी रीतिकाल के अपने अंतिम चरण में। देखिए रीतिकाल जहाँ चल रहा है ना, वहीं पे क्या क्या चल रहा है हमारे भारत में। हिंदुस्तानी संगीत का विकास हो रहा है, रीतिकालीन काव्य भी लिखा जा रहा है और रागमाला का अंकन भी किया जा रहा है। रागमाला चित्रांकन पद्धति पर कार्य करने वाले विद्वानों ने परिलक्षित किया है कि 16वीं से लेकर 19वीं तक की 4 शताब्दियों के दौरान और दक्षिण से लेकर पंजाब तथा मारवाड़ से लेकर बंगाल तक सहस्त्रों मील के विस्तार में प्रतिष्ठित चित्रकारों ने कोई 40 रागों में से किसी भी एक राग के अत्यंत समरूप चित्र बार बार बनाए थे। क्लॉज एवेलिंग का यह कथन है। रागों के चित्रण में उस समय जब संचार साधन एकदम अविकसित थे, यह समरूपता कैसे संभव हुई होगी? इस प्रश्न पर कला आलोचक बार बार विचार करते रहे हैं।
ठीक है, क्या लिख रहा है कि 16वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण से लेकर मतलब देश के सभी भागों में ऐसा हुआ कि 40 रागों में से किसी एक राग के मतलब एक जैसे रागों का अंकन किया गया। ये कैसे, देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब पे अपना कुछ भी ओरिजिनल चीज़ डालो, दूसरे लोग उसको फॉलो, या जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो जो कंटेंट डालते हैं, छोटे यूट्यूबर्स उसको तुरंत कॉपी करके डाल देते हैं वायरल होने के लिए। सब कुछ अब यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन तब तो ऐसा नहीं था। तो उसका क्या कारण रहा, इस पर विद्वान विचार करते हैं कि ऐसी कौन सी एक भावना थी कि पूरे भारतवर्ष में एक जैसी रागमालाओं का अंकन किसी न किसी रूप में हुआ। एक मान्यता यह है कि ध्वनियों के अलग अलग अपने निश्चित आकार होते हैं, जिससे एक तरह की स्वर लहरी कान में पड़ने से एक ही प्रकार की आकृतियां मन में उभरती हैं। इतना तो व्यावहारिक रूप में हम भी लक्षित कर सकते हैं कि समूह ज्ञान या वाद्य वृंद को निर्देशित करते समय उसके संचालक जब लिखित स्वर लिपियों का प्रयोग नहीं करते होते, उस समय अपने हाथ के चालन से ही मानव संगीत की आकृतियों का निर्माण करते हैं। ये आपने मंच में देखा होगा, मतलब मंच प्रस्तुति के समय जब संगीत की मंच प्रस्तुति होती है तब देखते हैं ना, आपके एक टीम लीडर होता है जो पूरी टीम को निर्देशित करता है। संगीत की धुन और संचालक द्वारा हाथ के चालन से निर्मित आकृतियों में अद्भुत साम्य होता है। तो रागमाला चित्रों के निर्माण प्रक्रिया के पीछे यह ध्वनियों की आकृति महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। फिर इन चित्रों के साथ साथ बहुत बार रीतिकालीन कविताएं अलंकृत लिखावट में दी गई हैं। एवेलिंग का मानना है कि इस शैली के प्रथम चित्रकारों ने चित्रांकन के लिए सुराग रागमाला संबंधी कविता में वर्णित बिंबों से प्राप्त किए होंगे। के लिए सुराग या जो विषय वस्तु है वो कहाँ से, वर्णित कविता में, रागमाला संबंधी कविता में वर्णित बिंबों से प्राप्त किए होंगे। बहरहाल अपने तीनों अर्थों में वर्ण का स्वर, सुर और रंग का विलक्षण संगम रागमाला चित्रांकन में संभव हुआ है, जिससे रीतिकालीन कविता में लय संबंधी प्रबल पक्षधरता आसानी से समझी जा सकती है। संगीत के सानिध्य में रीतिकालीन कवि अपने कवित्त सवैये की जो भक्तिकालीन पदों की भांति मूलतः गे नहीं है, लय का विधान कैसे करता है ये देखने की बात है। भक्ति काल में जो काव्य लिखा गया वो गेय पद थे जिन्हें गाया जा सकता, लेकिन रीति काल में ऐसा नहीं है कि सारे वही पद थे, लेकिन फिर भी एक लय है। और वो लय कैसे आई ये देखने योग्य बात है जो आगे देखेंगे। छंद के हर चरण विशेषता अंतिम में व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में अर्थ के विराम, हाँ बहुत अच्छा है। पीछे कुछ नहीं बनाना, ये गुड़िया है, ये अपना कल टीचर्स डे है तो उसके लिए कार्ड बना रही है और मुझसे पूछने आई है मम्मा ये ठीक है क्या, तो इसका कार्ड आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। कैसा लगा आपको कार्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लो बेटा अब सही है, अब नीनू करूँ, ठीक है। खुश हो गई। छंद के हर चरण विशेषता अंतिम में व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में अर्थ के विराम संगीतात्मक लय के एकदम समतुल्य बैठते हैं। सवैया में विशेषतः पढ़ने की दृष्टि से लघु गुरु का आग्रह कठोर नहीं है। बिहारी ने छोटे से छंद दोहे में और सेनापति मतीराम देव पद्माकर ठाकुर ने कवित्त सवैयों में बराबर इस लय को अपने विधान के केंद्र में रखा है। भले इनके पद गाने योग्य नहीं थे, जैसे बिहारी के तो छोटे छोटे दोहे हैं, लेकिन फिर भी लय आपको देखने को मिलेगी। कहने का कुल तात्पर्य इतना है, जिसे रीतिकालीन कविता में तन्मयता है, उर्दू शायरी की तरह वैचारिक या दार्शनिक बेचैनी नहीं। उदाहरण के लिए कुछ छंदों के अंतिम चरण को लिया जा सकता है। तो यहाँ देख लीजिएगा ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि बिहारी ने दोहा लिखा है, बाकी सबने कवित्त सभी। रीतिकालीन कविता में तन्मयता है, उर्दू शायरी की तरह वैचारिक या दार्शनिक बेचैनी नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ छंदों के अंतिम चरण को लिया जा सकता है। नाउ सुनत ही हुए गयो तनु और मन और पानिप अमल की झलक झलकन लागी काई सी गई है लरिकाई काढ़ी अंगते मेरे जाने पौनो सिरी ठौर को पकड़ी कोनो।
अब इनके ऊपर के यहाँ नहीं दिए हुए तो उतना नहीं आपको समझ में आएगा, बस देख लीजिएगा। घर एक बैठे घूमे घामे वितवत है, पाऊँ कहाँ हरिहाय तुम्हें। धरिन घनानंद लिखते हैं, धरनी में धसों की आकाश ही चीरों, भरी रही भनक भनक तार तानन की। देव लिखते हैं, तनक तनक तामे झनक चुरिन की। इन चरणों की बनावट में आसानी से देखा जा सकता है कि लगाए हुए विभाजक चिन्ह वाक्य विधान को जहां स्पष्ट करते हैं वहीं छंद की यति के सूचक भी हैं। अंतिम उदाहरण में तो छंद में वर्णित रास की पूरी लय ही जैसे अंत तक मूर्तिमान हो गई है, झनक चूरिन की, यानी जो चूड़ियों की आवाज है। अनुप्रास और यमक अपने अच्छे रूप में इस लय को समृद्ध करते हैं, अपने घटिया इस्तेमाल में वे भले चमत्कार और कौतुक के उपकारक हों। रीतिकालीन कवित्त सवैये की बनावट में यह लय शास्त्रीय संगीत के समतुल्य उत्तरोत्तर सघन होती जाती है और अंतिम पंक्ति में सहज निष्पत्ति प्रस्तुत होती है। रीतिकालीन काव्य में संगीत की यह गुण, देखिए आप लोग अभी तक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो नए परीक्षार्थी जुड़ रहे हैं चैनल से, मैं ये कहना चाहूँगी कि नए बहुत सारे परीक्षार्थी चैनल पे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग नियमित विद्यार्थी की तरह पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको प्रमाणित पुस्तक के माध्यम से टेस्ट पेपर, जिन्हें आप अभ्यास पत्र कह लीजिए या प्रैक्टिस सेट्स कह लीजिए, व्याख्या सहित उपलब्ध हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपकी किताबें, हिंदी साहित्य की किताबें वह भी उपलब्ध हैं। कविताएं, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी कुछ इस चैनल की प्लेलिस्ट में है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, आरपीएससी मतलब किसी भी राज्य से, चाहे उत्तर प्रदेश से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पुराने पेपर भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। इसके अलावा इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, जहाँ पूरी किताबें भी उपलब्ध हैं, इस पर भी उपलब्ध हैं। और जो इस पर समय अभाव के कारण, जैसे अब ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक चल रही है तो ये बहुत समय लेगी, तो इसी वजह से उस चैनल को बनाया गया, वहाँ पर भी आपको किताबें उपलब्ध हैं। तो कृपया करके हिंदी नेटशाला प्लस हिंदी बुकशाला दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए और यदि उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बार बार कहने पर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। आपकी परीक्षा तक आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, उसके बाद चाहे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के, वीडियो को लाइक करने के, कमेंट करने के, इसका आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए यदि वीडियो को आप देख भी रहे हैं अब तक, तो कृपया करके जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, भले ही संख्या कम है या ज़्यादा, आप सभी लोग ये श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें भी उससे उत्साहवर्धन होता है ना। रीतिकालीन काव्य में संगीत का यह गुण उसमें तन्मयता और अनुभूति प्रवणता को बढ़ाता है, कुछ वैसे ही जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय मौखिक संगीत विचार को परे रखकर अपनी अनुभव सघनता में स्पृहणीय है, पर स्वयं संगीत के समक्ष यह सारा चित्रण और कविता अपर्याप्त लगने लगते हैं। हवा और पानी की तरह उसका कोई भी स्थानापन्न नहीं। भाषा एक समय है, जबकि संगीत के स्वर समुद्र से निकाले मोती की तरह प्राकृतिक हैं और संगीत के विस्तृत विधान में इस नैसर्गिक उपकरण से अधिक खास कुछ लगता नहीं। संगीत की यह क्षमता है कि वह भाषा और चिंतन को अस्थायी तौर पर स्थगित कर देता है, उसी अवधि में उन्हें नवीकृत और समृद्ध बनाता हुआ। यानी कोई भी, जैसे आपने कहा ना, आपने शुक्ल का प्रसिद्ध कथन सुना होगा, कविता क्या है, निबंध में नाद सौंदर्य पे वो बात करते हैं। तो नाद क्या है? वह भी तो संगीत है, ध्वनि है, ठीक है। संगीत में काव्य अपने आप में एक श्रेष्ठतम काव्य स्वतः ही बन जाता है। जो काव्य जिसमें लय हो, जिसमें मधुरता हो, तन्मयता हो, तो वो अपने आप प्रसिद्ध हो जाता है ना। तो संगीत की जैसी मौखिक शास्त्रीय संगीत को सुनने पे जो तन्मयता मिलती है, वैसी ही रीतिकालीन काव्य में भी मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है। हिंदी रीति काव्य के विकास में कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान देखा जा सकता है। संस्कृत का काव्य शास्त्र, प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगारी और मुक्तक परंपरा, मध्यकालीन हिंदी कृष्ण काव्य और उत्तर भारत के मंदिरों तथा दरबारों में विकसित शास्त्रीय संगीत, इन सब का रचनात्मक संपर्क रीति काव्य में हुआ है। देखिए, समझने की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है, 3-4 लाइनों में बहुत कुछ इन्होंने हमें समझाया है। इसीलिए हमें ये बुक बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद
एक विस्तृत जानकारी हमें मिलती है हमारे रीतिकाल के विषय में। अब एक का ग्रीटिंग कार्ड दिखा दिया तो दूसरी बेटी भी बना लाइए कि मेरा भी दिखाया जाए, तो उसका भी देख लीजिए, बहुत सुंदर है। ठीक है, चलो आगे पढ़ाएं। तब यह स्वाभाविक था कि इन कवियों के लिए मौलिकता का एक ही क्षेत्र सूक्ष्म परिकल्पना का रह जाए। आश्रयदाता की प्रशंसा तथा श्रृंगार वर्णन के समय बहुत बार यह परिकल्पना अतिरंजना के आवेश में ऊहा का रूप धारण कर लेती है। ऐसे पद्यों का अब दस्तावेजी महत्व है, पर बहुत जगहों पर यह परिकल्पना आत्मीय अनुभूति में डूबकर अनुपम काव्य लय की सृष्टि करती है, जो रीति काव्य की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। पंडितों के अलावा ऐसा छंद ग्रामीण अंचलों तक के मध्य वित्त परिवारों के लोगों को कंठस्थ रहे हैं। हजारा जैसे संकलन इसके कारण और प्रमाण हैं। उनके गृहस्थ जीवन में सास जिठानी, देवर देवरानी, ननद ननदोई के अनुशासन और आकर्षण बराबर बने रहे हैं। अब ये इसके अंतर्गत कल कवियों का प्रारंभ होगा, तो इसको एक नए टॉपिक के साथ हम केशव दास को प्रारंभ करेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।